नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आज की कहानी एक ऐसे माफिया के बारे में है जो दशकों तक कानून से बचता रहा। फिर जब उसका वक्त खराब हुआ तो वो न सिर्फ जेल में 19 साल तक लगभग बंद रहा, बल्कि जेल के भीतर ही उसकी जान चली गई। अब उसकी जान जाने के पीछे तमाम कहानियां, किस्से और साजिश की बातें हैं, लेकिन हकीकत यह है कि 40 साल तक सिर्फ उसने आतंक ही किया। जिधर उसकी नजर पड़ी उधर उसने कहर बरपाया। इलाके में उसका रसूख ऐसा कि उसके खिलाफ कोई आवाज ही उठाने वाला नहीं था। ऐसा दबदबा कि चाहे सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। 2017 के बाद लेकिन सब कुछ वैसा ही नहीं रहा। आज की तारीख में पूर्वांचल का एक बड़ा माफिया डॉन मुख्तार अंसारी जमींदोज हो चुका है। उसकी मौत हो चुकी है। हालांकि उसकी मौत को लेकर तरह तरह के किस्से और कहानियां बात सामने आ रही हैं, लेकिन अगर आधिकारिक बात करें तो उसकी बांदा जेल में रहने के दौरान इलाज के बाद मौत हो गई। दरअसल मुख्तार अंसारी ने शिकायत की थी कि उसके सीने में दर्द है, उसकी तबीयत खराब हो रही है। उसके बाद उसे दुर्गावती अस्पताल, जो कि बांदा में है, वहां ले जाया गया और वहां पर इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। हालांकि इससे 2-3 दिन पहले ही मुख्तार अंसारी ने अपने वकील के जरिए ये डर जताया था कि उसको खाने में धीमा जहर दिया जा रहा है और उसकी मौत हो सकती है, उसके खिलाफ साजिश हो रही है। उसके बेटे, उसके परिवार के लोगों ने भी आशंका जताई थी। लेकिन इससे पहले 3 दिन पहले जब उसकी तबीयत खराब हुई तो उसे आईसीयू में भर्ती कराया गया और आईसीयू में भर्ती कराने के बाद उसे छुट्टी दे दी गई और वापस बांदा जेल भेज दिया गया। अभी चंद वक्त ही गुजरा था, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से उसकी तबीयत खराब हुई और इस बार मुख्तार अंसारी नहीं बच सका। मेडिकल कॉलेज में 1 घंटे के इलाज के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद प्रदेश भर में पुलिस अलर्ट मोड में है। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के खिलाफ 61 केस दर्ज हैं। इनमें हत्या के प्रयास, अपहरण, धोखाधड़ी, गुंडा एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, सीएलए एक्ट से लेकर एनएसए तक शामिल है। यानी कोई ऐसा हीनियस क्राइम नहीं है जो मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज नहीं है। केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं, बल्कि देश के अलग अलग कोनों में भी उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। लेकिन इतने सालों में उसके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हो पाई थी जिससे कि वो कानूनी रूप से अपने अंजाम तक पहुंच सकता। जब उसका वक्त बदला, यानी बुरा वक्त शुरू हुआ, तब से वो लगातार न सिर्फ जेल में है, बल्कि उसने वहां से चुनाव भी लड़ा। मुख्तार अंसारी 5 बार विधायक रह चुका है, जिसमें से 3 बार वो विधायक तब बना जब वो जेल में था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अपराधियों और राजनेताओं का कितना बड़ा गठजोड़ होता है और जनता भी इनको कितना सपोर्ट करती है, जिसके चलते वो जेल में रह करके भी कुर्सियों तक पहुंच जाते हैं। मुख्तार अंसारी को 8 मामलों में सजा हो चुकी थी, जिसमें 2 उम्र कैद की सजाएं भी उसको मिली हैं और फिलहाल इसी सजा को वो बांदा की जेल में काट रहा था। इतने सारे केस होने की वजह से मुख्तार अंसारी जेल में था और उसके आगे जल्द बाहर आने की उम्मीद भी नहीं थी। ये वो मुख्तार अंसारी है जिसका दबदबा ऐसा है जो लगातार चर्चा का विषय बना रहता था। जब मुलायम सिंह यादव की सरकार थी तो उसने एक ऐसी घटना को अंजाम दिया जिसके बाद उसके रसूख में और बढ़ोतरी हो गई और उससे लोग डरने लगे। उसकी पहुंच कितनी थी इसका अंदाजा आपको इस घटना से लग जाएगा। हम सिलसिलेवार मुख्तार अंसारी के बारे में पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन ये समझना जरूरी है कि आखिरकार ये मुख्तार अंसारी क्या शख्स था, क्या चीज था, क्या इसका रसूख था, क्या इसका बैकग्राउंड था, क्या इतिहास था और आखिरकार वो अपने अंजाम पे जब पहुंचा तो उसमें तमाम जो बातें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं। दरअसल ये वक्त था जब मुलायम सिंह यादव की उत्तर प्रदेश में सरकार थी। मुलायम सिंह पर उसने ऐसा दबाव बनाया कि मुलायम सिंह यादव ने न सिर्फ उसके खिलाफ एक ऐसे केस को वापस ले लिया जो कि किसी भी सूरत में वापस नहीं लिया जा सकता था, बल्कि उससे रिलेटेड जितने भी अधिकारी थे उनको भी ट्रांसफर कर दिया। यहां तक कि उस केस को जो अधिकारी देख रहा था, जिस अधिकारी ने उस केस को शुरू किया था, उसको नौकरी छोड़ना पड़ा। दरअसल ये बात है साल 2004 की। उस वक्त डीएसपी हुआ करते थे शैलेंद्र सिंह। वाराणसी में एसटीएफ की एक स्पेशल टीम बनाई गई थी और जिम्मेदारी थी माफिया मुख्तार अंसारी और उस वक्त बीजेपी के नेता कृष्णानंद राय के बीच होने वाले गैंगवार पर नजर रखने की।
दरअसल ये दोनों ऐसे गैंग थे जो पूर्वांचल में जिनका दबदबा चलता था और आए दिन इनमें गैंगवार होती रहती थी। लिहाजा सरकार ने एक यूनिट बनाई एसटीएफ की, जिसकी कमान सौंपी शैलेंद्र सिंह को। डीएसपी रैंक के अधिकारी थे और उसी इलाके के रहने वाले थे, लिहाजा उनको ज्यादा समझ थी और इसकी जिम्मेदारी उनको दी गई कि इन दोनों पर नजर रखी जाए और किसी भी तरीके की गैंगवार या बड़ी आपराधिक घटना न होने पाए। ये दोनों ही पूर्वांचल से आते थे और आपस में जानी दुश्मन थे। दोनों पर निगरानी करने के दौरान एक बार शैलेंद्र सिंह को ऐसा कुछ पता चला कि उनके होश फाख्ता हो गए। दरअसल साल 2002 में कृष्णानंद राय 5 बार के विधायक रहे मुख्तार अंसारी को हराकर एमएलए बने थे और ये बात मुख्तार अंसारी को नागवार गुजरी थी। लगातार उसको इस बात का दर्द था, तकलीफ थी कि कैसे कोई उसे उसके क्षेत्र में हरा सकता है। लिहाजा मुख्तार अंसारी ने तय किया कि कृष्णानंद राय को वो जिंदा नहीं रहने देगा, वो उसको अपने रास्ते से हटा देगा। इसी वजह से इन लोगों के बीच में अक्सर गैंगवार होती थी। कृष्णानंद राय का भी आपराधिक इतिहास था, वो भी अपने साथ गनर और तमाम टीम लेकर चलता था, लेकिन मुख्तार अंसारी उस वक्त बहुत बड़ा नाम था और उसे कतई ये एक्सेप्ट नहीं था कि मुख्तार अंसारी के सामने कोई खड़ा हो चुनाव में और वो जीत जाए। शैलेंद्र सिंह इन दोनों पर नजर रख रहे थे, लिहाजा इन दोनों के फोन भी टैप हो रहे थे। एक दिन मुख्तार अंसारी की फोन पर बातचीत सुनकर वो हैरान रह गए। मुख्तार किसी से एलएमजी यानी लाइट मशीन गन खरीदने की बात कर रहा था। वो कह रहा था कि किसी भी कीमत पर उसे एलएमजी चाहिए, जिससे कि वो इससे कृष्णानंद राय की हत्या कर सके। दरअसल मुख्तार ने जनवरी 2004 में ही कृष्णानंद राय को मारने के लिए सेना की एक लाइट मशीन गन खरीदने की प्लानिंग की थी और उसके लिए उसने 2004 में आर्मी के एक भगोड़े से चुराई गई लाइट मशीन गन खरीदने की डील भी की। फोन टैपिंग में पता चला कि बाबूलाल नाम का एक शख्स मुख्तार से कह रहा है कि मेरे पास सेना से चुराई हुई लाइट मशीन गन है जो कि राष्ट्रीय राइफल से चुराई गई थी और उसको मैं लेकर के आया हूं और इस सौदा लगभग 1 करोड़ रुपए में तय हो गया। जब ये बात डीएसपी शैलेंद्र सिंह को पता चली तो उनको पता चल गया कि ये बहुत बड़ा सबूत उनके हाथ लगा है और इस पर अगर एक्शन होगा तो मुख्तार अंसारी के लिए बहुत मुश्किल आ जाएगी और एक तरीके से उसके खौफ का खात्मा हो जाएगा कानूनी तरीके से। इस मामले में रेड की गई। मुख्तार अंसारी की फोन रिकॉर्डिंग और एलएमजी की बरामदगी ने पुलिस की टीम का हौसला बढ़ा दिया। सबको लग रहा था कि अब मुख्तार अंसारी के दिन लद गए, क्योंकि ये बेहद संगीन अपराध था, सेना का मामला था और इस पर सख्त से सख्त सजा होनी तय थी। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत एक मुकदमा दर्ज किया और साथ में पोटा भी लगा दिया, लेकिन तब तक ये बात मुख्तार अंसारी को पता चल गई और वो उस वक्त न सिर्फ बाहुबली नेता था बल्कि उसने सरकार की उस वक्त मदद भी की थी। उसने बहुजन समाज पार्टी को तोड़कर समाजवादी पार्टी की सरकार बनवाई थी। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, ऐसे में उसने मुलायम सिंह यादव से बोलकर ये पूरा केस ही रद्द करा दिया। आप अंदाजा लगा सकते हैं उसके रसूख का कि एक सूबे का मुख्यमंत्री किसी ऐसे मामले में दखल देकर के एक मुकदमा ही रद्द करा दे और इसके बाद डीएसपी शैलेंद्र सिंह पर मुकदमा रद्द करने का, एफआईआर रद्द करने का दबाव बना जाने लगा। यहाँ तक कि आईजी बनारस, डीआईजी, एसपी सहित 1 दर्जन बड़े अधिकारी तबादले कर दिए गए। वाराणसी में जो एसटीएफ की यूनिट थी उसको भी वापस लखनऊ बुला लिया गया। इस केस को खत्म करने के लिए शैलेंद्र सिंह पर लगातार दबाव बनाया जाने लगा, लेकिन मुश्किल बात यह थी कि काफी मुश्किलों से ये केस दर्ज हुआ था, तो शैलेंद्र सिंह ये नहीं चाहते थे कि ये केस वापस लें। लेकिन अलग अलग तरीकों से जब शैलेंद्र सिंह पर दबाव बनाया जाने लगा, उनको प्रताड़ित किया जाने लगा, तो आखिरकार शैलेंद्र सिंह ने अपनी नौकरी से ही इस्तीफा दे दिया। यानी एक आईपीएस अफसर जो कि इतने बड़े केस में इन्वॉल्व था और उसकी जांच कर रहा था, उसको सिर्फ इसलिए नौकरी से हटना पड़ा क्योंकि माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ उसने कोई एक्शन ले लिया था। इस दबाव के बाद शैलेंद्र सिंह ने इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन पुलिस के बीच में ये बात बैठ गई कि मुख्तार अंसारी कुछ भी करा सकता है। उसके बाद तो मानो मुख्तार अंसारी अपनी बिल्कुल चरम पर आ गया। हर तरीके का अपराध करना, अपने नेटवर्क को मजबूत करना, तरह तरह के अपराध करना, कुछ भी उसके लिए असंभव नहीं था क्योंकि सरकार का पूरा सपोर्ट था। 17 सालों तक शैलेंद्र सिंह को लगातार सुनियोजित तरीके से प्रताड़ित किया गया। कई बार मुकदमे उनके खिलाफ दर्ज हुए, उनके साथ जो इंस्पेक्टर था उनके खिलाफ भी मुकदमे दर्ज किए, लेकिन आखिरकार 6 मार्च 2021 को जब योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो शैलेंद्र सिंह के खिलाफ लगाए गए तमाम मुकदमे वापस ले लिए गए कोर्ट के जरिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुख्तार अंसारी शुरुआत से ही अपराधी ही था। शुरुआत में वो क्रिकेटर बनना चाहता था
और उसका कद 6 फुट 2 इंच दूर से ही नजर आता था। जैसी पर्सनालिटी थी, उस पर्सनालिटी को लोग मुरीद हो जाते थे। क्रिकेट का शौक था, न सिर्फ वो क्रिकेट खेलता था बल्कि उसके टूर्नामेंट भी आयोजित करता था। बेहद शालीन परिवार से मुख्तार अंसारी आता था। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के परिवार की पहचान पहले राजनीतिक परिवार की है। उसके दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता सेनानी थे। नाना ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान 1947 की लड़ाई में शहादत के लिए जिनको महावीर चक्र दिया गया था। मुख्तार को भी जिंदगी के शुरुआती दौर में कुछ और शौक थे, कुछ और बनना चाहता था, लेकिन जिसको अपराधी बनना था वो अपराध की राह पर आखिरकार निकल पड़ा। मुख्तार अंसारी भले ही उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध का चेहरा बन गया था, मगर गाजीपुर में उसके परिवार की पहचान अलग थी। करीब 18 साल से ज्यादा वक्त से जेल में बंद मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, जो स्वतंत्रता सेनानी थी, गांधी जी के साथ काम करते हुए वो 1926 से 27 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। मुख्तार अंसारी के नाना ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को 1947 की लड़ाई में शहादत के बाद महावीर चक्र जो दिया गया, उसके बाद सालों साल तक उनकी शूरवीरता की कहानियां, किताबें, किस्से सुनाए जाते रहे। मुख्तार के पिता सुभान अल्लाह अंसारी गाजीपुर में अपनी साफ सुथरी छवि के साथ रहते थे, राजनीति में सक्रिय रहे। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी रिश्ते में मुख्तार अंसारी के चाचा हैं। वहीं मुख्तार अंसारी की कहानी तमाम जो एडवर्सिटीज हैं उससे भरी हुई है। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी क्रिकेट खेलने का जितना शौकीन था, लेकिन कॉलेज के ज़माने में ही साधु सिंह के गैंग में शामिल हो गया। आपको बता दें कि कॉलेज के टाइम में मुख्तार अंसारी क्रिकेट खेलने का बहुत शौकीन था, लेकिन उसकी बुरी संगत ने उसको आज इस अंजाम पे ला दिया। कॉलेज के ज़माने में ही वो साधु सिंह नाम के गैंग में शामिल हो गया। इसके बाद जुर्म की दुनिया में उसने ऐसे कदम बढ़ाए कि फिर उसके लिए लौटना मुश्किल हो गया। एक बड़े प्रतिष्ठित परिवार से आने के वजह से उसकी जान पहचान पहले से ही थी, लेकिन वो अपराध के रास्ते में निकल गया तो वो माफिया बनने में उसको वक्त नहीं लगा, क्योंकि उसकी पहले से ही जान पहचान थी, नेटवर्क था, लोग जानते थे। और फिर वो अपराध के रास्ते में तमाम संसाधनों के होने के बाद जब जुड़ा, तेजी से उसकी छवि अपराधी की बनती गई। उसके माफिया बनने की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। हाल फिलहाल के दिनों में जब भी उसकी तस्वीरें सामने आई तो रौबदार मूंछ वाला मुख्तार अंसारी बेहद असहाय और बेहद परेशान सा दिखता रहा। सेहत भी खराब थी, लगातार जेल में रहने की वजह से उसकी ताकत भी खत्म हो रही थी। व्हीलचेयर पर जब भी वो बाहर दिखा तो परेशान और असहाय दिखा। लेकिन मुख्तार अंसारी हमेशा से ऐसा ही नहीं था। ये सब कुछ तब हुआ जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई और उसके खिलाफ जो तमाम मुकदमे हैं उनमें तेजी आई। इससे पहले मऊ और उसके आसपास के जिलों में मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी। अब तमाम मुख्तार अंसारी के ठिकाने जमींदोज किए जा चुके हैं। उसकी कई प्रॉपर्टीज को सरकार ने अपने पास कब्जे में ले लिया है और कई में गरीबों के लिए घर बनाए जा रहे थे। लेकिन एक वक्त था जब पूरा का पूरा सूबा मुख्तार अंसारी से कांपता था। मुख्तार अंसारी बीजेपी को छोड़कर बाकी जितनी भी उत्तर प्रदेश की सियासी पार्टियां रही हैं सब में शामिल रहा। इसी वजह से 24 साल से लगातार वो यूपी की विधानसभा में पहुंचता रहा। साल 1996 में बीएसपी के टिकट पर जीतकर पहली बार विधानसभा पहुंचा। साल 2002, 2007, 2012 और फिर 2017 में भी मऊ से जीत हासिल की। इनमें से आखिरी 3 बार चुनाव उसने देश की अलग अलग जेलों में बंद रहते हुए लड़े और जीत भी गया। राजनीति की ढाल मिली तो मुख्तार को जुर्म की दुनिया में सबसे बड़ा चेहरा बनते देर नहीं लगी। अपराध में उसकी जड़ें लगातार गहरी होती चली जा रही थी और उसके साथ ही उसका जो जराइम पेशा नेटवर्क था वो भी बढ़ता जा रहा था। तरह तरह के धंधों में वो शामिल होने लगा, चाहे वो खनन का मामला हो, मछली पालन का मामला हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मामला हो, स्मगलिंग का मामला हो, सब में मुख्तार अंसारी का बराबर का दखल था। इसके साथ ही साथ उसकी सियासी अदावत भी बढ़ती जा रही थी और इसी अदावत, इसी दुश्मनी से मुख्तार अंसारी का नाम और बड़ा हुआ। एक तरफ उसका अपराध का नेटवर्क बढ़ रहा था, दूसरी तरफ उसकी राजनीतिक इच्छा भी बढ़ रही थी। सियासी सफर में तमाम दुश्मनियां जो थीं उसने उसको एक ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया था, या तो वो अपराध के रास्ते पर चले या फिर राजनीति में। लेकिन उसने दोनों में से किसी का भी दामन नहीं छोड़ा। लेकिन साल 2002 में मुख्तार अंसारी की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। इसी साल विधायक कृष्णानंद राय ने अंसारी परिवार के पास 1985 से चली आ रही गाजीपुर की मोहम्मदाबाद सीट छीन ली, यानी ये सीट, विधानसभा सीट हरा दी। ये बात मुख्तार अंसारी को नागवार गुजरी। इसके बाद कृष्णानंद राय को विधायक के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा करने नहीं देना चाहता था मुख्तार अंसारी, और 3 साल बाद यानी 2005 में उसकी हत्या कर दी गई।
कृष्णानंद राय पर AK-47 से करीब 500 गोलियां चलाई गई थी। उस वक्त कृष्णानंद राय एक कार्यक्रम का उद्घाटन करके लौट रहे थे। तभी कृष्णानंद राय की गाड़ी को चारों तरफ से मुख्तार के लोगों ने घेर लिया और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। हमले के लिए एक ऐसी जगह को चुना गया था जहां गाड़ी बाएं दाएं मोड़ी ही नहीं जा सकती थी। हमलावरों ने AK-47 से करीब 500 गोलियां दागी। इस हमले में कृष्णानंद राय समेत गाड़ी में मौजूद सारे के सारे 7 लोग मारे गए थे। इस हत्याकांड में मुख्तार अंसारी का पहले तो इनडायरेक्टली फिर डायरेक्ट नाम आया। इसके बाद केस की जांच यूपी पुलिस से लेकर CBI को सौंप दी गई। कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केस 2013 में गाजीपुर से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया, मगर कोई भी गवाह ठीक से गवाही नहीं देने आया। नतीजा ये हुआ कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ एक केस बेहद कमजोर हो गया। यहाँ तक कि दिल्ली की स्पेशल अदालत ने इस मामले में केस की सुनवाई करते हुए कहा कि अगर ट्रायल में गवाहों ने ठीक से गवाही दी होती, अगर विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2018 का उनको फायदा मिलता, यानी उनको सुरक्षा मिलती कि वो खुलेआम बगैर डर के गवाही दे पाते, तो शायद इसका नतीजा कुछ और हो सकता था। लेकिन गवाह मुकर गए, मुख्तार अंसारी जेल से छूट गया। इसके बाद और भी बहुत से मुकदमे थे जिसमें मुख्तार अंसारी जेल में रहा, लेकिन उसका गैंग हमेशा सक्रिय रहा। इतने बड़े मुकदमे से छूट जाने के बाद उसका रसूख और बढ़ गया, हिम्मत और बढ़ गई, नेटवर्क और बढ़ गया और अपराधी प्रवृत्ति के लोग और भी उसके साथ जुड़ते चले गए। केवल उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में उसने अपने नेटवर्क को बढ़ाना शुरू कर दिया, अपने बिजनेस को बढ़ाना शुरू कर दिया। नतीजा ये होगा कि देखते देखते एक ठीक ठाक घर का आदमी अरबपति करोड़पति बनता चला गया। लेकिन 2017 में जब उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार आई तो मुख्तार अंसारी के बुरे दिन शुरू हो गए। उस पर उत्तर प्रदेश में 52 केस दर्ज है। यूपी सरकार ने कोशिश शुरू की, 15 केस में मुख्तार अंसारी को सजा दिलाने की कोशिश की। वो कोर्ट में मुकदमे पहुंचे और उनमें से 8 में उसको सजा भी मिल गई, जिसमें 2 उम्र कैद की सजा मिली। अब तक प्रशासन 192 करोड़ रुपए की संपत्ति उसकी उत्तर प्रदेश में ध्वस्त कर चुका है या फिर जब्त की जा चुकी है। मुख्तार गैंग के तमाम लोग जिला बदर किए जा चुके हैं, कई अरेस्ट हो चुके हैं। उसके पास से 200 से ज़्यादा असलहे, अवैध असलहे जिनके लाइसेंस गलत तरीके से बनवाए गए थे या फिर वो अवैध थे, उनको जब्त किया जा चुका है। इस मामले में उसके गैंग के करीब 100 लोग अब तक गिरफ्तार भी किया चुके हैं। इसके मुख्तार अंसारी के करीब 75 गुर्गों पर गैंगस्टर एक्ट में मुकदमे दर्ज किए गए हैं और वो जेल में है। करीब 600 करोड़ रुपए की संपत्ति ऐसी है जिसको पुलिस ने जब्त किया है और वो अवैध संपत्ति थी। मुख्तार का जब रसूख अपने उरूज पर था, यानी ऊंचाई पर था, तो मऊ में दंगे हुए। उन दंगों में जो मुख्तार अंसारी की छवि थी वो और ज़्यादा मजबूत हो गई। एक अपराधी के तौर पर, एक नेटवर्कर के तौर पर, एक राजनेता के रूप में और एक मुस्लिम रहनुमा के रूप में। उसमें कौम के रहनुमा के नाम से उसको जाना जाने लगा। यहाँ तक कि कुछ लोग उसको दूसरा लादेन भी कहते थे। इसकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 5 बार विधायक रहा वो कुल और 3 बार जेल से ही चुनाव लड़ा, लेकिन फिर भी वो जीत गया। हालांकि इस मामले में कहा जाए तो उत्तर प्रदेश की तमाम जो सरकारें रहीं उनकी भी कोई कम गलती नहीं है, क्योंकि जिस तरह का वो अपराधी था, जिस तरह से उसका खौफ था और जिस तरह के अपराध वो कर रहा था, ऐसे में उसके खिलाफ कार्रवाई न करना अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। चाहे फिर वो LNG की खरीद फरोख्त के मामले में मुकदमा वापस ले जाने की बात हो या हजारों लोगों की ज़मीनें और उनकी संपत्तियां जब्त करने के दौरान कानून में कोई सुनवाई न होने की बात हो। ये सब कुछ होता रहा और मुख्तार अंसारी बढ़ता रहा। लेकिन एक बार की जब उसका बुरा वक्त शुरू हुआ तो वो दर दर भटकने के लिए मजबूर हो गया। जब उसको जेल में बंद किया गया और कोर्ट में पेशी हुई, उसने कई बार गुहार लगाई कि अदालत में उसको रहम दी जाए। उसकी सेहत खराब है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। यहाँ तक कि आखिरी वक्त में उसने ये भी कहा कि उसके खिलाफ साजिश हो रही है और वो धीमी जहर की मौत मर रहा है, यानी उसको धीमा जहर दिया जा रहा है। उसके भाई ने उससे मुलाकात की, उनसे भी यही बात कही। बेटे ने मुलाकात की, उससे भी कही, लेकिन किसी को उससे सहानुभूति नहीं हुई, क्योंकि तमाम सालों का जो उसका साम्राज्य था, इतिहास था, वो साफ बताता था कि मुख्तार अंसारी एक आपराधिक प्रवृत्ति का ही इंसान था और ऐसे अपराधी का अंत कुछ ऐसे ही हो सकता है। और उसकी सुनवाई नहीं हुई और आखिरकार गुरुवार को उसको हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई। उसके बाद तमाम सवाल उठने शुरू हुए। क्या ये जानबूझकर मौत हुई है? इसके पीछे कोई साजिश है? जिस तरह की आशंका जताई जा रही थी वो हुआ है या फिर कोई और बात है? तमाम राजनेताओं ने इस पूरे मामले में ट्वीट भी करना शुरू कर दिया।
चाहे वो पप्पू यादव हों, चाहे उसकी पार्टी के लोग हों, उसके परिवार के लोग हों या फिर उसके जानकार लोग हों। कई लोगों ने उसके सपोर्ट में बातें कहनी शुरू की, क्योंकि लोकसभा चुनाव का वक्त है और सबको अपना अपना सियासी फायदा लेना है। लेकिन हकीकत यही है कि इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो करीब 4 दशक तक जो मुख्तार अंसारी ने किया वो किसी भी अपराधी के लिए तभी संभव है जब उसको राजनेताओं का, प्रशासन का, पुलिस का, सरकार का समर्थन मिला हुआ हो, वरदहस्त मिला हुआ हो। और उसी वरदहस्त के चलते उसने अकूत संपत्ति कमाई। बेहिसाब दौलत कमाने के साथ साथ उसने अपनी एक ऐसी छवि बनाई जो बेहद दुर्दांत था, जिसके आगे कानून की नहीं चलती थी, पुलिस वालों की नहीं चलती थी, सरकार की नहीं चलती थी। लेकिन हर उगते सूरज का एक ढलान होता है, हर उगते सूरज का एक वक्त आता है जब वो अस्त होता है। लेकिन कई बार अपराधी का अंत इस तरह से होता है कि लोग सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और शायद यही मुख्तार अंसारी के साथ हुआ। आज जो लोग मुख्तार अंसारी की मौत पर साजिश की बात करते हैं, उनको ये भी याद रखना चाहिए कि मुख्तार अंसारी ने अपने वक्त में कितना कहर ढाया, कितने लोगों के सुहाग लूट लिए, कितने लोगों की मौत का कारण बना, कितने लोग फरियाद करते रह गए लेकिन प्रशासन ने सुनी नहीं। ये जो अकूत संपत्ति, ये अवैध नेटवर्क, ये इतना बिजनेस और इतने गुर्गों और गुंडों का जो नेटवर्क बनाया वो ऐसे ही नहीं बना। इसके पीछे उसकी लगातार आपराधिक गतिविधियां, उसका नेटवर्क, उसका पैसा, उसको जो प्रश्रय मिला, जो उसके ऊपर वरदहस्त था, ये सब कुछ शामिल है। और इसके पीछे जो और लोग जिम्मेदार हैं, आखिरकार उनको कब तक इस बात की सजा मिलेगी। तो बहरहाल अतीक अहमद के बाद मुख्तार अंसारी ही एक ऐसा बड़ा चेहरा था जो पूर्वांचल में आतंक और अपराध का पर्याय था, जिसका नेटवर्क इतना बड़ा था, जिसका रसूख, जिसका दबदबा इतना ज़्यादा था, जिससे लोग कांपते थे। हाल फिलहाल के सालों में उसका रसूख कम हो रहा था, लेकिन उसके बेटे, उसके परिवार के लोग, तमाम लोग इसको लगातार बढ़ाने का काम कर रहे थे। लेकिन मुख्तार अंसारी की मौत के बाद ये बड़ा झटका है अपराध के उस नेटवर्क को, जो ये सोचता है कि कभी उसके ऊपर कानून हावी नहीं हो सकता, जो ये सोचता है कि उसका वक्त कभी बुरा नहीं आएगा। लेकिन वक्त सबका बुरा आता है, बस फर्क इतना है कि अपराधियों का बुरा वक्त जब आता है तो सहानुभूति करने वाले लोग कम होते हैं। तो ये कहानी पूर्वांचल के मशहूर माफिया मुख्तार अंसारी की मौत की, उसके इतिहास की, उसके नेटवर्क की और उसके दबदबे की। अगली बार फिर किसी कहानी के साथ आपके सामने पेश होंगे, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।